हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी जीवों में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में आपको जानना है। तो पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने मनुष्यों में किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसके बारे में जाना था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जान लिया आप सभी ने, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके पार्ट्स के बारे में जान लिया, मेल और फीमेल गैमीट्स के बारे में जान लिया, फर्टिलाइजेशन के बारे में जान लिया और गर्भावस्था और शिशु के आगमन के बारे में भी आपने जाना। हम लोगों ने फ्रॉग में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से अंडे से जो है टैडपोल में परिवर्तन होता है और टैडपोल से फिर वो मेढक के रूप में बदल जाता है, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया के तहत, वो आपने जाना। आप लोगों ने किस तरह से मुर्गी के अंडे से चूजा निकलता है वो भी जाना। अब हम चलेंगे इसी चैप्टर में आगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों कल हम लोगों ने ये वाला जीवन चक्र देखा था कि मेढक का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, किस तरह से होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टेजेस अलग अलग होती हैं। पहले फ्रॉग के जो है एग्स होते हैं, एग्स फिर कन्वर्ट हो जाता है टैडपोल में और टैडपोल शुरुआती दौर में उसके पास फिन्स भी होते हैं, सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। उसके बाद का टैडपोल होता है, उसके बाद फिर वो वयस्क मेढक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप सभी ने जान लिया था। अब आप लोगों को कल हम बात कर रहे थे रेशम कीट का जीवन चक्र किस तरह से काम करता है। रेशम कीट यानी कि एक ऐसा कीट जिससे क्या होता है, रेशम प्राप्त किया जाता है। सब बच्चों की मम्मी लोगों के पास सिल्क की साड़ियां होंगी, तो जो सिल्क क्लॉथ होता है वो क्लॉथ एक कीट के हेल्प से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो अब हम उसका जीवन चक्र किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। आप सबको क्या ये पता है कि जो रेशम का कीट होता है वो किस पेड़ पर पाया जाता है? क्या आप सबको पता है कि जो रेशम का कीट होता है वो किस प्लांट पे पाया जाता है? हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, यानी रेशम के कीट के जीवन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म पढ़ना है हमें। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म यानी रेशम के कीट का जो जीवन काल है उसके बारे में क्या। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर। आप सबको पता है कि सिल्क वर्म जो रेशम का कीड़ा होता है उससे ही ये तंतु हमें प्राप्त होता है जिसका नाम सिल्क है। तो ये कैसा है, जंतु फाइबर या जंतु तंतु के रूप में इसको जाना जाता है। कहाँ से मिलता है? विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म्स दैट लिव ऑन मलबरी ट्रीज। मलबरी ट्रीज पर ये सिल्क वर्म्स पाए जाते हैं, रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। मलबरी ट्रीज जिनको आप हिंदी में शहतूत का पेड़ कहते हैं, मलबरी ट्रीज जिनको आप हिंदी में शहतूत का पेड़ कहते हैं। तो द rearing ऑफ सिल्क वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिल्क वर्म से सिल्क पाने के लिए उनको पाला जाता है, मतलब रेशम के कीड़ों का पालन होता है ना। तो रेशम विभाग है इसके लिए पूरा। हमारे देश में रेशम विभाग में सेरीकल्चर सिखाया जाता है, किस तरह से रेशम के कीड़ों का पालन करके सिल्क उनसे निकाला जा सकता है। ड्यूरिंग अ स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल द सिल्क वर्म वीव्स अ नेट अराउंड इटसेल्फ। अपनी जीवन काल के दौरान में जो रेशम के कीट होते हैं वो अपने चारों तरफ, द सिल्क वर्म वीव्स अपने चारों तरफ बुनता है एक जाल जैसी संरचना को, और वो जो जिस चीज से वो जाल बनाता है, जिस तंतु से वो जाल बनाता है, वो तंतु ही सिल्क होता है। तो सिल्क इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस नेट। टू गेट एन इनसाइट ऑफ दिस प्रोसेस वी विल फर्स्ट स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म। सिल्क कैसे आपको मिलता है सिल्क वर्म से, उस नेट के द्वारा, उसको जानने के लिए पहले हम क्या करेंगे, रेशम कीट का जीवन काल किस तरीके से काम करता है उसके बारे में जानेंगे। देखो इस तरह से एक रेशम कीट का जीवन काल काम करता है। देखिए किस तरह से होता है ये क्या है, सिल्क वर्म है। ठीक है, सिल्क वर्म ने क्या किया, अपने चारों तरफ एक जाल बुना। ठीक है,
कोकून, जिसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, है ना, कोकून। और कोकून के अंदर डेवलपिंग मोथ होता है और उसके बाद फिर एडल्ट मोथ में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये एग्स देते हैं और उसके बाद फिर अब हम पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह से ट्रांसफर होता है। द लाइफ ऑफ अ सिल्क वर्म स्टार्ट्स व्हेन अ फीमेल मोथ लेज एग्स ऑन द मलबरी लीव्स, यानी शहतूत का पेड़ जो होता है उसकी पत्तियों पर एडल्ट मोथ जो होती है, फीमेल मोथ, वो क्या करती है, अंडे देती है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, दीज एग्स हैच इनटू लार्वी, कुछ टाइम के बाद जो ये अंडे हैं जो एडल्ट फीमेल मोथ ने दिए थे वो लार्वी के रूप में बदल जाते हैं। दीज लार्वी आर नोन एज कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म्स। कैटरपिलर्स जो हैं, कैटरपिलर्स के रूप में बदल जाते हैं या उनको आप सिल्क वर्म्स कहते हैं। कौन, लार्वल स्टेज, एडल्ट मोथ की लार्वल स्टेज जो है वो सिल्क वर्म्स या कैटरपिलर्स कहलाती है। ठीक है, तो स्लोली यानी कि धीरे धीरे दीज कैटरपिलर्स ग्रो इन साइज बाय फीडिंग ओनली ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। मलबरी ट्रीज के पौधों की पत्तियों पर ये अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं और धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज होती है, द नेक्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म इज अ प्यूपा। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, सबसे पहला स्टेज है कि एडल्ट मोथ जो है वो क्या करती है, अंडे देती है शहतूत के पेड़ की पत्तियों पर। ठीक है, उसके बाद फिर वो अंडे जब हैचिंग हो जाती है, उसमें अंडे जब फट जाते हैं, प्रस्फुटन के बाद वो लार्वी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस लार्वल स्टेज को क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वर्म्स कहते हैं। जो एडल्ट मोथ की लार्वल स्टेज है वो रेशम का कीट या सिल्क वर्म कहलाता है या उसी को आप कैटरपिलर कहते हैं। ठीक है, कैटरपिलर धीरे धीरे साइज में ग्रो करता रहता है और खाता क्या है, उसका भोजन क्या होता है, शहतूत की पत्तियां। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो होती है सिल्क वर्म की वो होती है प्यूपा। ये क्या होती है, व्हेन द कैटरपिलर हैज ग्रोन लार्ज इनफ, जब वो जरूरत भर का बड़ा हो जाता है and is ready to go to the stage of pupa, it starts weaving a net around itself to hold itself. ठीक, जब वो थोड़ा सा ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है, कौन, कैटरपिलर या सिल्क वर्म, तो वो अपने चारों तरफ एक जैसे मकड़ी का जाला, देखिए सिल्क वर्म तो जनरली आपने नहीं देखा होगा लेकिन मकड़ी को जाल बुनते हुए आपने जरूर देखा होगा। तो मकड़ी बीच में रहती है और अपने चारों तरफ नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये जो सिल्क वर्म होता है, ये सिल्क वर्म अपने चारों तरफ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, कुछ इस तरीके का जाल बुनना शुरू कर देता है, कवर कर देता है अपने आप को। ठीक है, इट स्टार्ट्स वीविंग, वीविंग का मतलब बुनना स्टार्ट कर देता है, अ नेट अराउंड इटसेल्फ टू होल्ड इटसेल्फ, अपने आप को रोकने के लिए, अपने आप की सुरक्षा के लिए वो क्या करता है, अपने चारों तरफ जाल बुनना शुरू कर देता है। किसका, वो सिल्क होता है जिससे वो जाल बुनता है। देन इट मूव्स इट्स हेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर मेकिंग अ फिगर। ठीक है, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, जब इस तरीके के मूवमेंट्स करता है, आगे और पीछे वो खुले रहते हैं और चारों तरफ से जाल जो है वो बन जाता है। फिर कैटरपिलर सिक्रीट अ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन विच सॉलिडिफाइज एंड हार्डन्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर सम टाइम। जब जो कैटरपिलर होता है वो एक फाइबर सिक्रीट करता रहता है, एक प्रोटीन जो से बना हुआ होता है, और जो क्या करता है, जब हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, कड़ा हो जाता है, यानी कि सॉलिड हो जाता है। और वही फाइबर जो कैटरपिलर सिक्रीट करता है वो फाइबर क्या कहलाता है, वही फाइबर सिल्क फाइबर कहलाता है या रेशम का तंतु कहलाता है। कैटरपिलर्स कंटिन्यू टू स्पिन सिल्क फाइबर टिल दे कंप्लीटली गेट कवर्ड बाय दीज फाइबर्स। कैटरपिलर तब तक ये नेट बुनता रहता है जब तक वो पूरी तरह से उससे कवर नहीं हो जाता। ठीक है, पूरी तरह से उससे क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। और कवर होने के बाद दिस सिल्क कवरिंग इन विच अ सिल्क वर्म कवर्स इटसेल्फ इज नोन एज अ कोकून।
अब जब पूरी तरह से कैटरपिलर ने जाल बुन करके अपने आप को कवर कर लिया है, एकदम 100% कवर कर लिया है, जब फीमेल मोथ होती है, एडल्ट फीमेल मोथ, वो अंडे देती है शहतूत की पत्तियों पर, ठीक है, शहतूत की पत्तियों पर जब वो अंडे देती है, जब वो अंडे हैच करते हैं, एग्स हैच इनटू लार्वी, तब वो लार्वल स्टेज क्या कहलाती है? तो फर्स्ट स्टेज क्या हो गई? कैटरपिलर। कैटरपिलर्स या इन्हीं को आप क्या कहते हैं? सिल्क वर्म कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हो गई कैटरपिलर की, ठीक है। सेकंड क्या हुआ कि उसमें सिल्क वर्म जो है वो क्या कहलाता है? प्यूपा। ये स्टेज जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो प्यूपा कहलाती है। अब प्यूपा में क्या होता है कि वो अपने चारों तरफ सिल्क की नेट को बुनना शुरू कर देता है, और तब तक वो सिल्क की नेट को बुनता है जब तक अपने आप को पूरी तरीके से कवर नहीं कर लेता। किस चीज से कवर हो जाते हैं? वो सिल्क फाइबर से कवर हो जाते हैं। कैटरपिलर्स कंटिन्यू टू स्पिन सिल्क फाइबर्स टिल दे कंप्लीटली गेट कवर्ड बाय दीज फाइबर्स। अब द सिल्क कवरिंग इन विच अ सिल्क वर्म कवर्स इटसेल्फ इज नोन एज अ कोकून। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है कोकून। अब इस कोकून में देखिए कि ये चारों तरफ से कवर्ड है, और ये जो जाल बुना हुआ है ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई भी हो गया है, यानी कि कठोर हो गया है, क्योंकि हवा में ये एयर एक्सपोजर इसको मिला। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द सिल्क वर्म टेक्स प्लेस इनसाइड द कोकून। अब सिल्क वर्म का जो अगला डेवलपमेंट है वो इसी कोकून के अंदर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब इसी कोकून के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है, एंड इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज। कुछ समय के बाद क्या होता है? द प्यूपा एंटर्स इनटू द एडल्ट स्टेज, और उसके बाद फिर दोबारा से कोकून, और फिर उसके बाद दोबारा से मोथ बन जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये लगातार चलती रहती है। द होल प्रोसेस दस कंटिन्यूज एज इज नोन एज द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म। इस तरह से रेशम के कीट का जो जीवन काल है वो चलता रहता है, ठीक है। तो किस तरह से चलता है रेशम के कीट का जीवन काल? उसको अगर याद करें तो सबसे पहले एडल्ट मोथ में अंडा दिया, ठीक है, वो लार्वल स्टेज में आया। लार्वल स्टेज या जिसको आप क्या कहते हैं? इल्ली या कैटरपिलर स्टेज में आया। फिर कैटरपिलर स्टेज से फिर वो कोकून बनता है, उसके बाद प्यूपा बनता है, उसके बाद फिर बन जाता है एडल्ट मोथ में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेशम का कीट जो है वो एक एडल्ट मोथ की कैटरपिलर स्टेज है। कैटरपिलर ही क्या करता है? सिल्क का सिक्रीशन करता है, और उसी से क्या बनता है? सिल्क फाइबर आपको मिलता है। उसी से आपको क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। तो सिल्क फाइबर जो है वो एक जंतु की सहायता से मिल रहा है, इसलिए सिल्क फाइबर को आप क्या कहते हैं? जंतु तंतु कहते हैं, यानी कि किसी एनिमल से मिलने वाला फाइबर उसको आप कहते हैं। एनिमल फाइबर की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। अब आप सोचो कि सिल्क तो अलग अलग तरीके के होते हैं, बहुत सारे। देयर आर लार्ज वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ्स दैट यील्ड सिल्क यार्न्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, while the most common silk moth is the mulberry silk moth। जो सबसे कॉमन सिल्क मोथ है वो मलबरी सिल्क मोथ होता है। There are different moths giving different textures, as आप सबको पता है सिल्क भी अलग अलग प्रकार की होती है ना, डिफरेंट टाइप की सिल्क होती है, जैसे टसर सिल्क होती है, मूगा सिल्क होती है, कोसा सिल्क, चंदेरी सिल्क। तो वो क्यों है अलग अलग? क्योंकि अलग अलग सिल्क वर्म की टाइप्स के द्वारा वो सिल्क निकाली जाती है, इसलिए अलग अलग तरीके की वो होती है। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ इज समराइज्ड इन द गिवन। अब आपको पता है कि क्या इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत जो है वो बहुत बड़ा रेशम का उत्पादक है। बच्चों, आपको एकदम अच्छी तरह से क्या बाइनरी फिशन समझ में आ गया है, या इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है आपको? हाइड्रा में किस तरह से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हाइड्रा में कैसे होता है? मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा भी एक प्रकार का क्या होता है? जंतु होता है। हाइड्रा भी क्या है? एक प्रकार का, ठीक है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग।
हाइड्रा जो है वो कौन सी प्रक्रिया के तहत रिप्रोड्यूस करता है? उस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन, यानी कि बडिंग, which is also a method of asexual reproduction। ये भी asexual reproduction का एक तरीका है, यानी मोड ऑफ asexual reproduction में जो तरीके हैं वो अलग अलग कई प्रकार के होते हैं। एक तो आपने बाइनरी फिशन के बारे में जान लिया। बाइनरी फिशन किस में पाया जाता है? अमीबा में, जो आपकी द्विखंडन की प्रक्रिया है, which is also a method of asexual reproduction। ये भी आपका asexual reproduction का एक मेथड है। कौन सा? बडिंग। तो हमने जान लिया बाइनरी फिशन के बारे में। दूसरा हम जान रहे हैं बडिंग के बारे में। बडिंग में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ बड अपीयर्स एज अ बल्ज ऑन द लोअर पोर्शन ऑफ द पेरेंट बॉडी। जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे, ये एक हाइड्रा का शरीर है, ठीक है, ये एक हाइड्रा का शरीर है। तो हाइड्रा के शरीर में नीचे की तरफ में लोअर पार्ट में एक छोटी सी बड निकल रही है। बड का मतलब क्या होता है? कलिका। बड का मतलब होता है कली, है ना। तो एक छोटी सी कलिका निकल रही है, और कैसी? एकदम हाइड्रा के शरीर के जैसी छोटी, धीरे धीरे छोटी बड निकल रही है। और उसके बाद क्या होता है? छोटी बड जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती है, और बड़े होने के बाद वो सेपरेट इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती है और टूट जाती है, टूट करके अलग हो जाती है और नया हाइड्रा जो है वो बना लेती है। दिस बड लेटर डेवलप्स इनटू अ न्यू हाइड्रा which sooner or later gets separated from its parents and establishes itself as a separate individual। जब वो थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो बड़ी होने के बाद वो क्या करती है? अपने आप को अलग जंतु के रूप में फिर इस तरह से तैयार कर लेती है। देखो आपने डायग्राम में देखा, डायग्राम में देख रहे हैं आप, पहला ये हाइड्रा है, यहाँ पे छोटा सा इस वाले पार्ट में छोटा सा बड निकल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा और ग्रो कर रहा है, अभी पेरेंट्स के शरीर पर ही है ना, उभार की तरह की संरचना निकली, अभी ये ग्रो कर रहा है। ग्रो करते करते जो मेन इंडिविजुअल पेरेंट बॉडी थी हाइड्रा की, कुछ उस तरीके की ही संरचना ने यहाँ पर ग्रो कर लिया। अब जब बिल्कुल उस तरीके की संरचना बन गई तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी अलग हो जाता है टूट करके, और टूट करके अलग होने के बाद फिर एक नए इंडिविजुअल के रूप में ये अपने आप को विकसित कर लेता है और एक नया हाइड्रा जो है वो तैयार हो जाता है। तो हर एक हाइड्रा में एक से अधिक, अब सवाल है क्या एक टाइम में एक ही बड बनेगा या एक से अधिक बड भी बन सकते हैं, है ना। तो ये जो एक से अधिक भी बन सकते हैं, ये जो उभार हैं, ये जो बड है ये क्या है? ये विकसित होते हुए नए जीव हैं जो नए हाइड्रा के रूप में बदल जाएंगे समय आने पर। इन्हीं को क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, या इन्हीं को बड कहते हैं। जैसे आपने ईस्ट में भी देखा होगा कि ईस्ट में भी बर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, तो हाइड्रा में भी एकल जनक या सिंगल पेरेंट से निकलने वाले जो बर्ड्स हैं उनसे नए जीव का विकास हो जाता है। इस प्रकार से पाया जाने वाला जनन या इस प्रकार से पाए जाने वाला जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, जिसमें केवल एक ही जनक, एक ही पेरेंट नए जीव को जन्म दे देता है, क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कहलाती है। और हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है। इस प्रकार के जनन को आप क्या कहते हैं बच्चों? मुकुलन कहते हैं या बडिंग कहते हैं। तो आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दो तरीके का जनन देखा, एक तो आपने देखा अमीबा में और दूसरा आपने देखा किसमें? हाइड्रा में, है ना। तो हाइड्रा में आपने क्या देखा कि बडिंग के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के द्वारा जनन की प्रक्रिया हो रही है, और अमीबा में आपने देखा कि मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिंगल पेरेंट के द्वारा बाइनरी फिशन के मेथड से, यानी द्विखंडन विधि से एक अमीबा से दो अमीबा बन रहे हैं। एक बड़े अमीबा से दो छोटे अमीबा बनेंगे, वो फिर ग्रो करके दो बड़े अमीबा, और फिर वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, यानी उसमें उनको एक सिंगल पेरेंट से ही, क्योंकि वो अपने शरीर को ही, ये कह सकते हैं कि अपने सिंगल शरीर को ही तोड़ करके दो भागों में बांट के और उसके बाद दो जीव बन गए, तो उनको
एक ही जनक से 2 संतानें बन गईं। इसी तरह से हाइड्रा में भी एक ही जनक से 2 संतानें या उससे ज्यादा भी बन जाती हैं। तरीका क्या होता है, उसमें बड्स की तरह से प्रवर्ध बाहर निकलते हैं, मुकुल बाहर निकलते हैं और वो फिर ग्रो करके धीरे धीरे अपने आप को पेरेंट बॉडी से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो अमीबा में और हाइड्रा में फर्क क्या है? अमीबा जो है पेरेंट बॉडी अपने आप को 2 भागों में तोड़ लेती है ना, यानी कि जो उसके अंदर कंटेंट था उसका खंडन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, 2 अलग अलग भागों में बंट जाता है, छोटा अमीबा बनता है और उसके बाद फिर वो बड़े अमीबा में बदल जाता है, ठीक है, ग्रोथ करके, डेवलपमेंट करके। पर हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में जो पेरेंट बॉडी होती है वो एज इट इज रहती है और पेरेंट बॉडी पर उसके जैसे छोटे छोटे मुकुल निकलते हैं, बड्स निकलते हैं, जिससे एक नया छोटा हाइड्रा बन जाता है। पर पेरेंट हाइड्रा जो है वो एज इट इज रहता है, मतलब पेरेंट हाइड्रा के शरीर से बड्स निकलते हैं जिससे नया पौधा निकल जाता है। अब आपने हाइड्रा तो नहीं देखा, आपने अमीबा भी नहीं देखा, लेकिन आपने कभी कोई पत्ती देखी होगी, बहुत सारे बच्चों के घर में सजावटी प्लांट के रूप में भी रखी जाती है, अजूबा की पत्ती, ब्रायोफिलम की पत्तियों को देखा होगा आपने, या उसको साधारण भाषा में दर्दमार पत्ता भी कहते हैं, उसको देखा होगा। तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी नॉच होती है, यानी बहुत सारे खांचे प्रेजेंट होते हैं उसकी पत्ती में। हर एक खांचे से एक एक बड निकल जाती है और उस बड से नया पौधा तैयार हो जाता है। वो भी पौधों में पाया जाने वाला एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने कई बार कहा है कि जब पढ़ाया जा रहा हो, अगर कॉन्सेप्ट कोई क्लियर ना हो पा रहा हो या कहीं पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं और टाइम रहने पर समस्या का समाधान उसी समय कर दिया जाएगा, और अगर टाइम नहीं बचता तो अगले सेशन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य ही कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने आज जो है अमीबा के बारे में पढ़ा और आपने हाइड्रा में किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसके बारे में जाना। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मेढक का जीवन काल जो था उसका रिवीजन किया। सिल्क वर्म यानी रेशम का कीड़ा, उसका जीवन काल कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस के बाद आपको सिल्क प्राप्त होता है उसके बारे में जाना। आपको मैंने ये भी बताया कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है और उससे अलग अलग तरीके की सिल्क निकाली जाती है। भारत भी सिल्क प्रोड्यूसर्स में एक बड़ा नाम है और चाइना से ही सिल्क का उत्पादन सबसे पहले हुआ था। तो बिगेस्ट प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सिल्क का जो होता है वो चाइना में होता है, लेकिन भारत भी उसमें एक प्रमुख देश के रूप में माना जाता है। आज की क्लास में इतना ही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड्स के बारे में आपने पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस होने पर आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं या सेम क्लास में ही पुट ऑन कर सकते हैं क्वेश्चंस को, समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी मन लगा करके पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अच्छे से मन लगा कर पढ़ें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।